प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में चुनावी रैलियां, विपक्ष पर किया हमला, कहा विकास के मुद्दों को छोड़ विपक्ष व्यक्तिगत हमले में है मशगूल। दी चुनौती, कहा विरोधी औकात बताने का खेल छोड़कर करें विकास पर चर्चा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक की नाराज कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। विधायक गुलाब सिंह पर नगर निगम चुनाव का टिकट बेचने का आरोप। दिल्ली भाजपा ने 11 बागी कार्यकर्ताओं को दिखाया बाहर का रास्ता, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। लोगों को रोजगार की दिशा में केंद्र सरकार का एक और बड़ा कदम। प्रधानमंत्री मोदी कल देश के 45 जगहों पर रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 लोगों को सौंपेंगे नौकरी का नियुक्ति पत्र। ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी मॉड्यूल का भी करेंगे शुभारंभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज से शुरू की बजट पूर्व बैठकें। वित्त मंत्री का उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श। इंडोनेशिया के जावा प्रांत में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 60 के पार, 700 से ज्यादा लोग घायल। 5.6 तीव्रता वाले भूकंप से कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, राहत और बचाव कार्य जारी। अस्पतालों में घायलों का हो रहा इलाज। फीफा विश्व कप के ग्रुप बी के पहले मैच में इंग्लैंड ने ईरान को दी करारी शिकस्त, 6-2 से हराया। और 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन हुई भारतीय पैनोरमा में चयनित फिल्मों की स्क्रीनिंग। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के लिए 53 आवर चैलेंज की भी शुरुआत। सूचना प्रसारण मंत्री ने फिल्म बाजार का भी किया उद्घाटन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात बताने वाले बयान पर कांग्रेस पर निशाना साधा। इससे पहले भी पीएम मोदी ने अपने ऊपर कांग्रेस के द्वारा बोली गई अभद्र भाषा को गिनाया और कहा कि वो आम सेवक हैं, कांग्रेस की तरह राज परिवार के व्यक्ति नहीं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विकास पर चर्चा होनी चाहिए, न कि ऐसी गलत बयानी पर। गुजरात दौरे के तीसरे दिन सोमवार को चुनावी रण में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनसभाओं के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद किया। सोमवार को सुरेंद्र नगर की अपनी पहली जनसभा में विपक्षी कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले विवादास्पद बयान पर अपने ही अंदाज में जवाब दिया। હવે તમે વિચાર કરો ભાઈ, ચૂંટણીમાં વિકાસની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? જરા બોલો તો, વિકાસની સભા ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? કોણે કેટલું કામ કર્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? પાણી પહોંચ્યું કે નહીં પહોંચ્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે નહીં થવી જોઈએ? વીજળી પહોંચી કે નહીં પહોંચી એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? અમે હિસાબ આપવા તૈયાર છીએ, પણ કોંગ્રેસને ખબર છે કે આવા મુદ્દા કાઢીએ તો ભાજપ તો જબરજસ્ત એનો રેકોર્ડ છે. ભાજપ ચડી જ બેસે, કારણ કે ભાજપ એટલું બધું કામ કર્યું છે. એટલે હવે શું કરે છે? વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા. એ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું. औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे. अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे. अरे तमे मने नीच पण कहो, नीची जातिनो पण कहो. अरे तमे तो मने मौतनो सौदागरो पण कहो. अरे तमे तो मने गंदी नाळीनो कीड़ो पण कीधो.
બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું. હવે તમે ઓકાત બતાવવા નીકળ્યા છો. અમારી કોઈ ઓકાત નથી. મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો मैदाનમાં. આ ઓકાત બનાવવાના ખેલ દવા દો ભાઈ. प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा में बांध विरोधी आंदोलन की प्रणेता रही मेधा पाटिकर के शामिल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात को प्यासा रखने वालों के कंधों पर हाथ रखकर कुछ लोग सफर कर रहे हैं। उन्होंने बीते दशक में सुरेंद्र नगर में पानी की किल्लत और टैंक माफियाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भरूच के जंबूसर में अपनी दूसरी रैली में 20 सालों में गुजरात में कितना बदलाव आया है इससे रूबरू कराया। 20 વર્ષની અંદર ભાઈઓ બહેનો આ ગુજરાત કેટલું બધું બદલાઈ ગયું છે, આપણો ભરૂચ જિલ્લો કેટલો બધો બદલાઈ ગયો છે અને એના કારણે કેવો વિશ્વાસ પેદા થયો છે એ આપણે જાણીએ છીએ. તમે વિચાર કરો, 2 દશક પહેલા આ ભરૂચ જિલ્લામાં માથું ઊંચું કરીને ઉભા રહેવું હોય તો ચિંતા થતી હતી કે નહોતી થતી? બેન દીકરીઓને સાંજે જવું હોય તો ચિંતા થતી હતી કે નહોતી થતી? આ બધી મુસીબતો ગઈ કે ના ગઈ? વાર તહેવારે ઉલ્લડો થતા બંધ થયું કે ના થયું? સુખ શાंति આવી કે ના આવી? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में अपनी तीसरी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विजय संकल्प सम्मेलन के तहत कई कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने शनिवार को वलसाड़ में एक रोड शो से की थी। प्रधानमंत्री ने रविवार को गुजरात के वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में 4 जनसभाओं को संबोधित किया था। उन्होंने बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी। सुरेंद्र नगर में चंद्रशेखर और नवसारी में मेघना के साथ भरूच से नीरज सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी आज अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रचार किया। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात के अलग अलग इलाकों में रैलियां की और जनता से समर्थन मांगा। जैसे जैसे गुजरात में पहले चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े नेता ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने सोमवार को द्वारका के पावन धाम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने खंभालिया के मतदाताओं को गुजरात में कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि उस वक्त तस्करी सहित तमाम अपराध कांग्रेस के शासन की पहचान होती थी, जबकि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद समुद्र के रास्ते हथियारों की तस्करी सहित तमाम अपराधों पर अंकुश लगा। अमित शाह ने आज गुजरात के खंभालिया, कोडीनार, मंगलोर और भुज में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। गुजरात राज्य की रचना थी, आपने गुजरात में कांग्रेस की सरकारों जोई ने भाजपनी सरकारों जोई। आ गुजरात तो दरिया किनारो स्मगलिंग थी, दान चोरी थी, धम तो दरिया किनारो अनेक प्रकारना गुनाओ અને ગુજરાતમાં છાસવારે થતા રમખાણો, કર્ફ્યુ અને એના લીધે ગુજરાતનો વિકાસ ખોરંભાતો હતો અને કોંગ્રેસિયાઓના પેટનું પાણી એ નતું હાલતું ભાઈ। નરેન્દ્રભાઈની સરકાર આવી, ભાજપની સરકાર આવી, 20 વર્ષથી कर्फ्यू नाम જોયું છે ભાઈ કોઈએ? उधर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गुजरात में चुनावी प्रचार की शुरुआत छोटा उदयपुर से की। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि राज्य में गुंडागर्दी चरम पर थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से गुजरात में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, बल्कि गुजरात विकास को एक मॉडल दे रहा है। गुजरात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
सुरक्षा का एक मॉडल दे रहा है, विकास का एक मॉडल दे रहा है, लोक कल्याण का एक मॉडल दे रहा है, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा दे रहा है, महिलाओं के लिए स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का एक नया गुजरात है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को पहली बार चुनाव प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे। सूरत में पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित किया और भाजपा पर आदिवासियों का अहित करने का आरोप लगाया। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपनी पार्टी के लिए राज्य में माहौल बना रहे हैं। भगवंत मान ने उमरगाम में एक रोड शो कर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों पर हमला किया। कांग्रेस कोमा में चली गई है। कोमा में कांग्रेस की हालत उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसके घर वालों को डॉक्टर भी बोल देता है घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य में मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव को टिकट बेचने के आरोप में आप के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। पूरे वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ऐसे में विपक्षी दलों को केजरीवाल पर हमला करने का मौका मिल गया है। विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि ऐसे ही सभी भ्रष्टाचारी विधायकों का नंबर आएगा। बागी कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है। ये कार्यकर्ता नगर निगम चुनाव में टिकट पाने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर इन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोंक दी थी। पार्टी ने फिलहाल इन्हें प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। वहीं एमसीडी चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने के आरोपों में आम आदमी पार्टी पर भाजपा ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी करके आपके नेताओं पर टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया है। नया स्टिंग वार्ड 54 रोहिणी डी का है, जहां से एमसीडी चुनाव में टिकट लेने के लिए पैसे मांगे गए हैं। आप नेता बिंदु श्रीराम ने ये स्टिंग किया है और इसमें वार्ड 54 रोहिणी डी के आप प्रभारी पुनीत गोयल और आपकी अनुसूचित जाति इकाई के प्रभारी आर पठानिया ने पैसे मांगे हैं। आपने इन आरोपों को खारिज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 71,000 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्रों की भौतिक प्रतियां देश के 45 स्थानों पर सौंपी जाएंगी। पहले भर्ती किए गए पदों की श्रेणियों के अलावा शिक्षक, व्याख्याता, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी और पैरामेडिकल पदों पर भी भर्ती की जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बड़ी संख्या में पदों की भर्ती की जा रही है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल में नैतिकता और अखंडता, मानव संसाधन नीतियां और अन्य लाभ और भत्ते शामिल होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इससे पहले रोजगार मेले के तहत अक्टूबर में 75,000 से अधिक नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज से बजट पूर्व बैठकों की शुरुआत की गई है। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया। 2023-2024 के बजट बनाने में हितधारकों से सुझाव के लिए वित्त मंत्री की वर्चुअल बैठकें भी हो रही हैं। 22 नवंबर को वित्त मंत्री कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। 24 नवंबर को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी।
श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक 28 नवंबर को होगी। सभी सुझावों पर 2023-2024 के बजट में गौर किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगे। शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, यूनेस्को और AICTE मिलकर पहली बार यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 22 से 25 नवंबर तक इस हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस हैकाथॉन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 23 नवंबर सुबह 8 बजे से 24 नवंबर रात 8 बजे तक लगातार 36 घंटे तक चलेगा। इसमें भारत के अलावा 22 अफ्रीकी देशों के करीब 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतिभागी शिक्षा, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 20 समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। विजेता टीमों को 25 नवंबर को सम्मानित किया जाएगा। We want to take this opportunity to tell the world that come to India, study in India, innovate in India, make in India for the world. So that is what we are trying to do. Students from 22 countries are coming here, African countries are coming here, and around 350 students are here right now. Apart from that, to support their innovative ideas, we will have 250 Indian students also joining them. There are 20 problem statements under 5 themes. So the broader theme is life. The sub-themes within that life is education, energy, drinking water, sanitation, health and hygiene. कल से गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज हो गया है। आज से इफ्फी के मंच पर कई बड़े आयोजन देखने को मिलने लगे हैं। आज भारतीय पैनोरमा फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई तो सूचना प्रसारण मंत्री ने फिल्म बाजार का भी उद्घाटन किया। इफ्फी में इस बार भी दुनिया के तमाम बड़े फिल्मी दिग्गज आए हैं, तो युवाओं से लेकर रीजनल सिनेमा पर खासा फोकस देखने को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिए जाने पर बधाई दी है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का दूसरा दिन और भारतीय पैनोरमा में चयनित फिल्मों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई। इसमें 25 फीचर फिल्म और 20 नॉन फीचर फिल्मों का चयन किया गया है। फीचर फिल्म कैटेगरी में कन्नड़ फिल्म हदिलेनेंतु और नॉन फीचर फिल्म में द शो मस्ट गो ऑन ओपनिंग फिल्म रही। कन्नड़ फिल्म के निदेशक पृथ्वी कोन्नानूर ने हदिलेनेंतु की ओपनिंग फिल्म बनने पर खुशी जाहिर की। कन्नड़ फिल्म के निर्देशक पृथ्वी कोन्नानूर ने हदिलेनेंतु को ओपनिंग फिल्म बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फीचर फिल्म कैटेगरी के 12 जूरी सदस्यों और नॉन फीचर फिल्म के 6 जूरी सदस्यों को सम्मानित भी किया। This film deals with some of the issues of the teenagers of contemporary urban India, particularly the issue of teenagers indulging in intimacy and making a video of it, and then somehow that video getting leaked on the internet. So the consequences of that's what the film deals with. But it just does not look at the teenagers, but it looks at the whole environment surrounding the teenagers. How an incident like that can lead to a complex situation and an unimaginable legal complex situation for all the parties involved. वहीं फिल्म महोत्सव के दौरान 75 युवाओं को क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चुना गया। 18 से 35 वर्ष के बीच के आयु के ये प्रतिभाशाली युवा 50 घंटे के अंदर शॉर्ट फिल्मों का निर्माण करेंगे। ये प्लेटफॉर्म युवा फिल्मकारों को एक सुनहरा मौका प्रदान करता है। क्रिएटिव्स माइंड ऑफ टुमारो का ये दूसरा संस्करण है। क्रिएटिव माइंड्स जो आज तो चुने गए हैं इस प्रोग्राम के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, लेकिन एक बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं, वो रुकने वाले नहीं है, वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले। मैं अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सूचना प्रसारण मंत्री ने फिल्म बाजार का भी उद्घाटन किया। ये बाजार हर वर्ष दक्षिण एशिया के 200 से अधिक फिल्म पटकथाओं, परियोजनाओं और फिल्मों को एक मंच देता है। दुनिया में शायद ही इतना सुंदर फिल्म बाजार कहीं और होता होगा। बहुत सुंदर लोकेशन है, समुद्र के किनारे है, बड़े बड़े कंट्रीज ने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया है, राज्यों की सरकारों ने पार्टिसिपेट किया है। और अच्छी बात यह है कि एक भीड़ तो है ही, भीड़ में एक जोश भी है, उमंग है देखने के लिए
कि हमारे भारत में इतना शानदार फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने फिल्म टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर विशेष रूप से आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान एक शो भी प्रदर्शित किया गया जो स्वतंत्रता संग्राम और उस समय के सेनानियों पर आधारित रहा। पणजी से शैला निगार के साथ मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस मौके पर फिल्म बाजार की डेप्यूटी डायरेक्टर वर्षा जैन ने कहा कि हमने नई पहल बुक टू बॉक्स ऑफिस शुरू की है, जिसका मकसद है किताबों की कहानियों से अच्छी फिल्में निर्माण करना। आइए आपको दिखाते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर वर्षा जैन की डीडी न्यूज से खास बातचीत। और फिल्म बाजार में हमारे साथ इस समय है वर्षा जैन मैम, जो कि डिप्टी डायरेक्टर है फिल्म बाजार की। मैम, फिल्म बाजार क्यों नया है इस बार और क्या इसमें खास है इस बार? सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे इंडिपेंडेंस की 75वीं सालगिरह है, तो इट्स अ वेरी बिग डे और इस मौके को हम और बड़ा बना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाकर तो हमारे पवेलियंस हैं, कंट्री पवेलियंस हैं, स्टेट पवेलियंस हैं, सो बाहर के देश जो हैं वो आके अपना एग्जिबिट कर रहे हैं और सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक हमने नया वर्टिकल लॉन्च किया है, वो है बुक टू बॉक्स ऑफिस, जो किताबों से कैसे फिल्में बने, अच्छी किताबें अच्छी फिल्में बन सकती हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने बुक टू बॉक्स ऑफिस इंट्रोड्यूस किया है। उसके अलावा काफ़ी सारे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, बहुत देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पार्टिसिपेट करने। और सबसे बड़ी बात है, फिल्म बाज़ार जो है इट इज़ अ प्लेस टू बाय एंड सेल मूवीज़। तो जो बहुत सीरियस फिल्म मेकर्स हैं, जो अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं, वो आते हैं फिल्म बाज़ार हर साल। और इस साल 75वें साल की सालगिरह पर और बड़ा और अच्छा और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। एवरीबडी शुड कम एंड। मैम, ये भी कहा जा रहा है कि आज़ादी में फिल्मों का योगदान और फिल्मों में आज़ादी का योगदान, इसे भी दर्शाती हुई बहुत सारी फिल्में हैं इस बार फिल्म बाजार में। जी बिल्कुल, लाइक आई सेड, द फ्लेवर ऑफ द सीजन ऑफ दिस एडिशन इज़ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम अपने 75वें साल में इतना बड़ा और इतनी मतलब डायनामिक देश बने हैं कि कहीं ना कहीं द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग अप टू अस। सो ऑब्वियसली ये बहुत इम्पोर्टेंट साल है हमारे लिए। एंड फिल्में एक ऐसी चीज़ है, ऐसी माध्यम है जो दुनिया को एकजुट करती है, एक दूसरे से बांधती है। और इंडियन सिनेमा जो है, जो हिंदी सिनेमा, रीजनल सिनेमा, जो इंडियन फिल्म्स हैं, वो बहुत जगह देश विदेश में लोगों को इतनी भाती हैं, लुभाती हैं कि दे कनेक्ट विद इंडिया बिकॉज ऑफ आवर सॉन्ग एंड डांस एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए बिकॉज इस साल हमें बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला है। हर साल होता है बट ये साल बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। वी लव आवर इंडिया एंड वी सी दैट द वर्ल्ड लव्स इंडिया एंड दैट्स व्हाट वी आर प्राउड ऑफ। थैंक यू सो मच मैम, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। और वहीं 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान अपनी खास पहचान बनाने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी से खास बातचीत की डीडी न्यूज़ ने। पंकज जी, डीडी न्यूज़ में, दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इफ्फी का 53वां संस्करण अपने आप में बहुत खास है, आप यहाँ मौजूद हैं, इससे ये और भी ज्यादा खास हो गया। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं, मेरा आज मास्टर क्लास है, उसी के लिए आया हूँ, तो वो शाम में है। फिर मुझे पता चला बिहार के स्टॉल यहाँ लगा है पहली बार, तो मैं वो देखने आ गया था। तो अब बतौर स्टेट वो लोग लगाए हैं फर्स्ट टाइम, तो अच्छा है, बढ़िया है। सर, इफ्फी इस बार कई नए प्रयास कर रहा है, चाहे वो दिव्यांग जनों के लिए उन्होंने खास प्रयास किए हैं या फिर सिनेमा को आम जन तक ले जाने का काम किया है। कई कैरावैन शुरू की गई हैं। ये अलग अलग प्रयास हैं ताकि जन जन और आम जन सिनेमा से जुड़े, उसमें उसको अपने भाग के तौर पे महसूस करे। तो ये इन्हें आप इन प्रयासों को कैसे समझते हैं? अच्छा है, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है। सिनेमा वैसे भी पॉपुलर मीडियम है और इसका मनोरंजन के सिवाय और भी एक लार्जर और बड़ा इस प्रयोग मतलब इस्तेमाल हो सकता है। कि युवाओं को क्या कुछ पहल करनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को ग्रूम करना चाहिए? मेरा मास्टर क्लास है शाम को, तो बहुत कम टाइम है, उसमें आ जाओ तो ग्रूम एक ही दिन में हो जाओगे। तो नहीं, आप क्राफ्ट सीख के आएँ, पढ़ाई करके आएँ, मेहनत करके आएँ। बहुत मुश्किल जगह है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। मैं खुद उसका प्रमाण हूँ कि एक छोटे से इलाके से आके और अभिनेता बन गया। तो लेकिन क्राफ्ट पे काम करके आना होगा और पढ़ लिख के बहुत तैयारी करके आना होगा। धन्यवाद। और आइए अब नजर डालते हैं देश की अन्य बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में।
दिल्ली के छावला गैंगरेप और मर्डर मामले में दिल्ली सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है। एलजी ने रिव्यू पिटीशन फाइल करने के निर्णय को मंजूरी दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट से मौत की सजा के फैसले को पलटते हुए आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया था। श्रद्धा मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। एक वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 6 महीने पहले हुए इस मर्डर की मुकम्मल जांच करने में पुलिस समर्थ नहीं है, लिहाजा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मोरबी ब्रिज के ढहने को एक बड़ी त्रासदी बताया। 30 अक्टूबर को मोरबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल ढह गया था, जिसमें 47 बच्चों सहित 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। सीआरपीसी के सेक्शन 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी किया है। एक महिला वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को भेजे गए समन को उस शख्स की गैर मौजूदगी में घर में पुरुष सदस्य ही उसे स्वीकार कर सकते हैं। महिला सदस्यों को यह हक नहीं है। इस लिहाज से इस धारा में महिला को पुरुषों के मुकाबले कमतर आंका गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अरुण गोयल दिसंबर 2027 तक निर्वाचन आयोग में अपनी सेवाएं देंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। ओडिशा के कोरई रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हुए। रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं गंभीर रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा विश्व मत्स्य पालन दिवस इस बार केंद्र शासित प्रदेश दमन में मनाया गया। कार्यक्रम में मत्स्य पालन से जुड़ी अनेक योजनाओं की जानकारी दी गई। मत्स्य पालन में जिन राज्यों और जिलों ने अच्छा कार्य किया है उनको पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।